महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के तृतीय प्रश्न पत्र से संबंधित जो मध्यकालीन काव्य का प्रश्न पत्र है, उस मध्यकालीन काव्य के प्रश्न पत्र में आप सभी छात्र छात्राओं को डॉक्टर प्रमोद शर्मा, सहआचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक का नमस्कार मालूम। साथियों, देखिए, आप बिहारी के ऊपर पहले भी हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं और बिहारी का सामान्य जो परिचय है वो हम अपने विभिन्न एपिसोडों में दे चुके हैं। हमारा आज का ये जो एपिसोड है, बिहारी के जो कुछ प्रमुख दोहे हैं उन दोहों की व्याख्या को लेकर है। कुछ जो प्रमुख दोहे हैं उनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चूंकि एमए पूर्वार्ध का हमारा जो मध्यकालीन काव्य का जो प्रश्न पत्र होता है, उस मध्यकालीन काव्य के प्रश्न पत्र के अंदर एक प्रश्न व्याख्याओं से संबंधित होता है। और चूंकि हमारे बिहारी के 1 से लेके और 200 नंबर तक के जो दोहे हैं वो पाठ्यक्रम में है, तो उन 200 दोहों में से कौन सी व्याख्याएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर हम प्रमुख दोहों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको उनका अर्थ समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। परीक्षा में यदि आपके उनमें से दोहे आते हैं तो उनका आप उत्तर और उनकी व्याख्या, उनका विश्लेषण आप आसानी से कर सकें। देखिए, आप इसी दृष्टि से मैं बिहारी के जो प्रमुख दोहे हैं उनके कुछ दोहों के बारे में हम जो यहाँ पे चर्चा करते हैं आज। सबसे उनका एक महत्वपूर्ण दोहा है, यह जो दोहा बता रहा हूँ मैं आपको, क्या है देखिए आप, कि झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसत सपल्लव डार। यहाँ पर एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है रचनाकार ने। क्या कह रहा है कवि कि झुलमुली शब्द जो है बहुत ही झिलमिलाने वाले से संबंधित है, और कई लोग इसको कर्णाभूषण क्यों नहीं, यानी स्त्रियां क्या करती है, आप देखिए कान के नीचे आभूषण पहनती है, कुंडल पहनती है। और आप देखिए कुंडल आजकल तो कई प्रकार के डिजाइन के आ रहे हैं। आजकल के कुंडल तो ज़्यादातर कान के अंदर ही चिपके रहते हैं, फिक्स रहते हैं, किंतु पुरानी जो महिलाएं प्राचीन काल में हुआ करती थी, उनके जो कुंडल हुआ करते थे नीचे लटकते रहते थे और वो नीचे लटकते रहते थे। तो नायिका जब इधर उधर हिलती थी, करती थी, तो उसके वो कानों के जो कुंडल होते थे, उसके जो आभूषण होते थे, वो भी इधर उधर हिलते थे और वो चमकदार होते थे, हीरे मोती से जड़े हुए होते थे, स्वर्णिम आभा से परिपूर्ण होते थे। तो उनके ऊपर क्या होता था, प्रकाश की जो रोशनी होती थी वो गिरती और उसमें वो झिलमिलाते रहते थे। तो देखिए आप, इसमें रचनाकार ने किस तरीके का सौंदर्य का वर्णन किया। क्या कह रहा है कवि कि झीने पट में झुलमुली झलकती औप अपार। झीना पट, बिल्कुल नायिका ने पतला वस्त्र जो है धारण कर रखा है, बारीक महीन वस्त्र उसने पहन रखे हैं, घूंघट उसने डाल रखा है एक प्रकार से अपने चेहरे के ऊपर। पट माने वस्त्र, झीने यानी बहुत बारीक, बिल्कुल पतला। तो झीने पट में झुलमुली यानी कि एक प्रकार से झिलमिलाना, और जो कर्णाभूषण होते हैं उनका बार बार हिलना डुलना। तो झलकती ओप अपार, ओप यानी कि चमक, सौंदर्य, और अपार अंतहीन, जिसका कोई पार न हो। तो वो नायिका के कानों के कुंडलों की, उसके कर्णाभूषणों की जो चमक है, जो ओप है, वो किस तरीके से उसमें झिलमिला रही है, किस तरीके से उसमें चमक रही है वहां से। तो कैसा लग रहा है, रचनाकार क्या कहना चाह रहे हैं कि सुर तरु की मनु सिंधु में, सुर तरु, सुर यानी कि देवता, तरु माने वृक्ष, यानी देवताओं का वृक्ष, और देवताओं का वृक्ष किसे मानते हैं हम, कल्प वृक्ष को मानते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे सुर तरु की यानी कि कल्प वृक्ष की, मनु यानी कि मानो, सिंधु में यानी समुद्र के अंदर, लसती सुशोभित हो रही है, झिलमिला रही है, सुंदर लग रही है। सपल्लव डार, सपल्लव पत्तों के सहित, पल्लव यानी पत्ता, स माने सहित, तो सपल्लव डार माने के डाली। देखिए जो नायिका है वो बैठी हुई है, उसने घूंघट डाल रखा है, अपने चेहरे के ऊपर उसने वस्त्र धारण किए हुए हैं। वस्त्र कौन से हैं, बिल्कुल पतले महीन बारीक। अब उसने अपने कानों के अंदर जो कुंडल पहन रखे हैं, उसका जो सौंदर्य है, उसके कानों का, उसके गालों का, उसके चेहरे का जो सौंदर्य है, वो उसके महीन वस्त्रों में से, बारीक वस्त्रों में से जब वो इधर उधर हिलती है और वो झिलमिलाता है, तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के अंदर, समुद्र के साफ सुथरे पानी के अंदर, या समुद्र के कोई चमकते हुए पानी के अंदर जो कल्प वृक्ष है, उसकी कल्प वृक्ष की जो डाल है, वो कल्प वृक्ष की डाल अपने पत्तों सहित इधर उधर हिल रही हो, इधर उधर झिलमिला रही हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से
जीने पट से ढपे रहने के कारण उसका जो सौंदर्य है कभी तो झिलमिलाता है, कभी छिप जाता है, कभी क्या होता है। हम देखते हैं कि जैसे साफ पानी होता है, पानी में पेड़ का प्रतिबिंब, पानी की लहरें उठेंगी तो क्या होगा, उसका जो प्रतिबिंब है वो भी उसमें उसी प्रकार से हिलेगा डुलेगा, उसी प्रकार की जो प्रक्रिया होगी। तो देखिए यहाँ पर मनु के कारण हम जहाँ तक अलंकार का विश्लेषण करें अपन इसका, तो इसमें हम उत्प्रेक्षा अलंकार की संभावना करते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ मनु मानो जो जनु जानो अर्थात संभावना जो की जाती है, तो वो संभावना जहाँ होती है वहाँ पे हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये जो स्थिति है हमारी इस रचना के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो बिहारी ने देखिए अपने जो अधिकांश दोहे हैं उन अधिकांश दोहों के अंदर इसी प्रकार की स्थिति को रखा है। तो उनका ये सबसे महत्वपूर्ण जो दोहा मैंने आपको इस एपिसोड में बताया, उसको उसकी जो व्याख्या है हमें इसी निर्धारित रूप में करनी पड़ेगी। इसके विषय वस्तु बतानी पड़ेगी कि किस तरीके से नायिका का इसमें सौंदर्य है और किस तरीके से इसमें विशेष रूप से जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसकी संभावना हमारे को उसमें पूरी पूरी दिखाई देती है। तो संभावना के कारण हम इसको पूरी तरह उत्प्रेक्षा आदि के अंदर मान सकते हैं। धन्यवाद।